म्यूट करना, म्यूट। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वी आर बीइंग अगेन बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जी, और अब हमारा सारा बाकी सिलेबस कवर्ड है और ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5-6 चैप्टर पढ़े हैं, और इनमें से जो लेंथी चैप्टर्स हैं वो 1-2 ही हैं, बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू मूव ऑन। हमारा जो चैप्टर है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और परफॉर्मेंस से क्या मुराद है। हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद जाहिर सी बात है, वंस इट इज बीइंग डन, सो वी हैव टू मूव विद दिस, कि अब हम इसे कैसे जान छुड़ाएं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट से किस तरीके से हम अपनी जान छुड़वा सकते हैं। ओके, सो द मोस्ट easiest and the straightforward thing is we should go with the performance। ज़ाहिर सी बात है, अगर दो लोगों ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया है, दो लोगों ने अपना एक काम किया है, तो वो सबसे पहले क्या करें कि वो अपने काम को परफॉर्म कर दें। तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो आपकी मोडालिटी है, ये जो आपकी लाइबिलिटी टू परफॉर्म है, वो आप परफॉर्म कर दें। जो दूसरी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट टू परफॉर्म है, तो वो अपना पार्ट ऑफ परफॉर्म कर दे। तो दैट बिकम्स दी, एक मिनट हटिएगा जरा। सो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, और उसको डिस्चार्ज करने का जो बेहतरीन तरीकाकार है वो क्या है। उसको डिस्चार्ज करने का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि अगर आपने उसको डिस्चार्ज करना है तो आप उसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है, बॉस आई मीन द क्लास, मैं क्लास निकल। सो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका का। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की जो लाइबिलिटीज क्रिएट हुई हैं, जो उसके तहत राइट्स क्रिएट हुए हैं, अब वो खत्म हो जाए। तो परफॉर्मेंस सिर्फ वाहद रास्ता नहीं है, वन ऑफ द वे है जिसके तहत आप कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर सकते हैं। और क्या से परफॉर्मेंस होती है? परफॉर्मेंस का तरीकाकार ये है कि दोनों दोनों पार्ट जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिस जो हैं उनको परफॉर्म कर देते हैं। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, दे
जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिर परफॉर्मेंस के ऊपर हमने क्या कहा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए वन ऑफ द मोड, अब हम इसे कहां से लेके चल रहे हैं, हम कहते हैं डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। उसका एक मोड जो है वो परफॉर्मेंस है। उसका एक मोड क्या है, परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल और एक होती है टेंडर। नाउ एक्चुअल और टेंडर में क्या फर्क है? द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट आइदर परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म। परफॉर्म होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म होता है टेंडर, इसको टेंडर भी कहते हैं, ठीक है। सो ऑफर टू परफॉर्म कहता है पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं अगर वो परफॉर्मेंस के जुमले में अगर उस काम को वो एक्चुअली परफॉर्म कर दें या ऑफर टू परफॉर्म कर लें, अनलेस द परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट या एनी अदर एक्ट। ता वक्त है कि वो जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम रोक दें, डिस्पेंस विद कर दें, खत्म कर दें। मिसाल के तौर पे वो इलीगल भी हो सकती है, परफॉर्मेंस को हमने रोक दिया, वो हमने पार्टीज ने कैंसिल कर दिया, फिर भी परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन कहता है अगर ये तमाम चीजें ना हो तो जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक मोड है जिसके तहत सारा के सारा कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। और इसकी दो किस्में हैं, या तो हम परफॉर्म करते हैं या हम ऑफर टू परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म का मतलब है टेंडर। जो ये वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर ये परफॉर्मेंस को ही हमें गाइड करके चलेगा, यानी कि ये एक्चुअल और टेंडर दोनों की हमें डिटेलिंग देगा। तो हम ये वाला एरिया कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस दो होती हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको मैंने टेंडर भी कहा। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया। तुमने मुझे 10,000 दे दिए, मैंने तुम्हें मोबाइल दे दिया, मैंने अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस पूरा कर दिया, तुमने अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो इट इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ये होती है, द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी। मैंने अपने आप को परफॉर्मेंस के लिए मूव किया, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाना है, आपने मुझसे पढ़ना है, मेरे पढ़ाना मेरी लायबिलिटी है और आपने उसके बस फीस देनी है। अगर मैं यहाँ पर क्लास पढ़ा रहा हूँ और मेरी क्लास में 120 बच्चे रजिस्टर हैं, तो जो 25 बच्चे नहीं पढ़ रहे, मैं तो ऑफर टू परफॉर्म कर रहा हूं, मैं तो अपने वक्त मुकर्रर पर खड़ा हूं, मैं तो अपने मेथड के मुताबिक पढ़ा रहा हूं, मैं अवेलेबल हूं। अगर वो मेरी इस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरी तो परफॉर्मेंस हो गई, मैं उनकी जो फी थी वो उन्होंने कंज्यूम कर ली। अब अगर कल कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर मेरी चूंकि आंख लग गई थी, मैंने सर क्लास नहीं ली थी, मैं आज छुट्टी पे चला गया था, मेरा दिल नहीं किया, तो भाई मेरी तो परफॉर्मेंस हो गई, मैंने तो ऑफर टू परफॉर्म कर दी, आपने नहीं एक्सेप्ट की, ये आपका प्रॉब्लम है। ऐसी पोजीशन में हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कि मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर ली। अब मैंने आपको जो सिनेरियो दिया है, इसके मुताबिक जो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, मेरी लायबिलिटी ओके हो गई, मैं डिस्चार्ज हो गया, मेरे पे अब कोई कदगन नहीं है और आपके ऊपर लायबिलिटी आई, आपने अपना नुकसान किया, मेरा कोई नुकसान नहीं किया। तो ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें कि एक पार्टी परफॉर्म करने के लिए ऑफर करे, एक पार्टी परफॉर्म करने के लिए बगैर किसी शर्त के आपके सामने प्रेजेंट कर ले, आप अगर उसकी परफॉर्मेंस कबूल नहीं करते तो फिर यू आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। जो पार्टी अपने आप को ऑफर टू परफॉर्म कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का ही दूसरा नाम टेंडर भी है। ए ने बी से कहा कि वो 1 नवंबर को 500 बेल्स उसको प्रोवाइड करेगा। अब 1 नवंबर आया, उसने उसको बी रिफ्यूज, जब उसने 500 बेल्स उसके पास वो डिलीवरी के लिए लेकर आया तो उसने लेने से इनकार कर दिया। तो यहां पर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, ए अपना काम कर चुका हुआ है, बी ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो ये बी का डिफॉल्ट है। इस मामले में कल बी ए को केस में घसीट नहीं सकता कि तुमने परफॉर्म नहीं किया तो तुम्हारे ना परफॉर्म करने की वजह से मेरा नुकसान हुआ है। ऐसा काम करने का बी के पास अब राइट नहीं है, क्योंकि ए ने तो उसको 500 बेल्स ऑफर कर दी थी, वो उसको देने को भी तैयार था, बी ने रिफ्यूज किया है। तो लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ए डिस्चार्ज हो गया, बी डिस्चार्ज नहीं हुआ। टेंडर की दो किस्में आपके साथ डिस्कस होंगी, एक टेंडर फॉर द गुड्स और सर्विसेज और एक टेंडर फॉर द मनी। टेंडर हम जिसे हमने अभी कहा, अब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब हम थोड़ा सा मैं पीछे फिर आता हूं, ये देखिएगा, हम सबसे पहले परफॉर्मेंस पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है कि आपको काम कहा था, आपने अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया, दूसरे शख्स ने अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया, ले जनाब एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो गई। अब ये जो बाकी सारा चैप्टर है, ये सारे का सारा किसके ऊपर है? ये सारे का सारा टेंडर के ऊपर है।
हमने कहा टेंडर की दो कि हमने यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को पढ़ लिया और हमने यहाँ पर टेंडर को पढ़ लिया। अब जितनी भी बातें करेंगे वो सब टेंडर की बात करेंगे, यानी कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दो किस्मों की, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। अब सारी डिस्कशन हमारी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ही की है। परफॉर्मेंस को या टेंडर को हम दो हिस्सों में तकसीम करके डिस्कस कर सकते हैं। एक टेंडर ऑफ मनी है और एक टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर द प्रोमिसर ऑफर टू डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज बट द प्रोमिसर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो उसको हम कहते हैं, ये क्या है, हम कहते हैं जनाब ये टेंडर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज है। और जहां पर हम कहते हैं वेयर द प्रोमिसर ऑफर टू पे द अमाउंट बट प्रोमिसर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और अगर हम किसी को कुछ रुपए देना चाह रहे थे उसने रिफ्यूज कर दिया तो ये टेंडर फॉर मनी है। अगर हम उसको कोई गुड्स और सर्विसेज दे रहे थे उसने रिफ्यूज कर दिया तो ये टेंडर ऑफ गुड्स और टेंडर ऑफ गुड्स या टेंडर ऑफ ये सर्विसेज के जुमरे में आएगा। नाउ दोनों के अफेक्ट फर्क है। क्या मतलब? गुड्स और सर्विसेज अब हमें दोबारा ऑफर करने की जरूरत नहीं है। प्रोमिसर जो है अब हम पर नॉन परफॉर्मेंस का या डैमेजेस का क्लेम नहीं कर, यहां पर देखें प्रोमिसर कौन है? प्रोमिसर वो है जो कि ऑफर कर रहा है। जिस शख्स ने आपको वो सामान अपना ऑफर किया था, तो वो कह सकता है कि जो मेरे डैमेजेस हैं आपको इस सामान को ना लेने के मुझे वो पे करें, या आपकी नॉन परफॉर्मेंस से जो मेरा नुकसान हुआ है उसको मुझे पे करें। तो आप, चूंकि आपने अपना काम कर दिया था, आप नॉन परफॉर्मेंस या डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं। और प्रोमिसर जो है अब उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई है, अब उसको आप दोबारा परफॉर्म करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और ना ही वो अब नॉन परफॉर्मेंस का मुर्तकब पाया जाएगा। नाउ ही इज बीइंग रिलीज्ड। ऑन कंट्रेरी ऑन कंट्रेरी जब हम बात करते हैं मनी की या कैश की, तो इसमें ये नहीं है कि अगर मैंने आपको एक दफा पैसे देने की ऑफर की और आपने नहीं एक्सेप्ट किए, अब दोबारा पैसे नहीं मांग सकते। आप दोबारा पैसे मांग सकते हैं, लेकिन क्या कहता है? कहता है जनाब के प्रोमिसर जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता अपनी लायबिलिटी टू पे से, लेकिन अगर आपको मैंने पेमेंट देने की बात की थी और आपने पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की, तो उस कंडीशन में जो डिलेड पीरियड है आप मुझसे उसका मार्कअप चार्ज नहीं कर सकते। दोनों में बहुत वाजिया फर्क है। पैसे के मुताबिक टेंडर क्या है? पैसे का टेंडर ये है कि मैंने आपको 1 लाख लिया था, मैंने आपको ₹1,00,000 वापस करने की बात कही, आपने उस वक्त पैसे नहीं लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूं जनाब चूंकि आपने मुझसे आज नहीं लिए मैं कभी भी नहीं दूंगा। आप मुझसे मुस्तकबिल में वो पैसे ले सकते हैं, लेकिन अब जो आज और मुस्तकबिल के पीरियड का अगर कोई मार्कअप है तो अब आप मुझसे वो मार्कअप लेने का हक नहीं रखते, क्योंकि मैं तो आपको पैसे दे रहा था, आपने नहीं लिए थे। ये अफेक्ट है अगर मैं आपको टेंडर फॉर मनी करूं और आप उसको रिफ्यूज कर दें। बट ऑन कॉन्ट्रेरी अगर मैं आपको टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज करूं, तो उसके आपको मैंने चीज प्रोवाइड की, आपने उसको लेने से इनकार कर दिया, तो इसमें सबसे बड़ी जो अहम चीज है वो क्या है? अब मुझे वो चीज दोबारा आपको ऑफर करने की मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मुझ पर आप नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, मेरी चीज दोबारा ऑफर ना करने की वजह से अगर कोई आपका नुकसान हुआ तो आप उसका क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप पर क्लेम कर सकता हूं कि मेरे डैमेजेस हुए, मुझे वो चीज सस्ती बेचनी पड़ी, या जो भी नॉन परफॉर्मेंस की हमने पेनल्टी रखी हुई थी, मैं आपको उस अमाउंट का क्लेम जो है वो कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे प्राइस की बात नहीं की, मैंने प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं की, मैंने कहा डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, अपना नुकसान क्लेम कर सकते हैं, या हमने नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर जो पेनल्टी क्लॉज रखी हुई थी मैं वो आपसे क्लेम कर सकता हूं। सो टेंडर फॉर गुड्स और सर्विसेज और टेंडर फॉर मनी, इन दोनों की जो अफेक्ट्स हैं वो डिफर करते हैं। तो टेंडर फॉर द मनी के अंदर आपको मार्कअप फ्यूचर में चार्ज नहीं होगा, लेकिन पैसे अभी भी आपको देने पड़ेंगे। लेकिन गुड्स और सर्विसेज में अब आपको दोबारा गुड्स और सर्विसेज ऑफर करने की जरूरत नहीं है। आप पर अब नॉन परफॉर्मेंस का मुद्दा नहीं लग सकता, लेकिन दूसरे शख्स को आप कह सकते हैं कि चूंकि तुमने इनकार किया है तो मुझे उसकी पेनल्टी पे करो, या मेरे जो डैमेजेस है मुझे वो डैमेजेस पे करके चलो। तो जनाब ये अफेक्ट है टेंडर की दो टाइप्स का। सवाल पैदा ये होता है कि हम टेंडर कैसे कर सकते हैं? किसी भी टेंडर, देखिए परफॉर्मेंस तो बहुत ही आसान काम है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो बहुत ही आसान काम है। मैंने क्या कहा, पहले भी कहा, फिर दोबारा कर रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, आप मुझे उसके एवज एक बेड का फर्नीचर देंगे। मैंने आपको 2 लाख दे दिया, आपने मुझे बेड का फर्नीचर दे दिया और सब हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन जब हम टेंडर की बात कर रहे हैं और हम टेंडर में ये कह रहे हैं कि टेंडर फॉर गुड्स और सर्विसेज में जब तुमने एक दफा उसको ऑफर टू परफॉर्म कर दिया और उसने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो तुम्हें दोबारा परफॉर्मेंस की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पर नॉन परफॉर्मेंस का इल्जाम भी नहीं लगेगा। यहीं तक ही नहीं बल्कि तुम अब उसके ऊपर केस कर सकते हो कि वो तुम्हारा कोई अगर नुकसान हुआ वो पूरा करे। तो यहां पर थोड़ा सा कानून डाइसी हो रहा है, हमें
प्रॉब्लम लग रही है कि हमें टेंडर को एक दफा बांध देना चाहिए। कहीं लोग यही दो नंबरी ना करें कि वो टेंडर करें ना, लेकिन क्लेम करें कि मैंने टेंडर कर दिया था, मैंने ऑफर टू परफॉर्म कर दिया था। तो इसलिए हमें एसेंशियल्स फॉर दी वैलिड टेंडर पढ़ने बहुत जरूरी है कि किसी भी टेंडर को, अगर हमने किसी भी ऑफर टू परफॉर्म को अगर हम करना चाहते हैं तो उसके एसेंशियल्स क्या क्या होंगे। अगर ये सारे एसेंशियल्स हमने पूरे कर दिए और हमने कोर्ट ऑफ लॉ में इसको साबित कर दिया, तो फिर मेरी ऑफर टू परफॉर्म, फिर मेरी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, फिर मेरा टेंडर कबूल है। इसके तीन नाम है, मैं फिर से लिख रहा हूं। ऑफर टू परफॉर्म भी इसे ही कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी इसे ही कहते हैं, और टेंडर। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, इसको टेंडर भी कहते हैं। तो फिर मेरी ऑफर टू परफॉर्म या मेरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या मेरा टेंडर जो है वो वैलिड है। क्या वो कंडीशंस हैं? टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल। कहता है जनाब आप जो भी टेंडर जो है उसको करें, इट इज सेट टू बी अनकंडीशनल जिस वक्त हम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखें यहां पे बात बड़ी क्लियर है, हम टेंडर को अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं है कि आप टेंडर के वक्त कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। अनकंडीशनल से मुराद ये है कि अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त ये कहा था कि जब मैं सामान लेकर आऊं तो तुम मुझे उस वक्त पहले पेमेंट दोगे, फिर सामान मैं उतारूंगा। तो अब जब तुम सामान लेकर आए हो और तुम उससे अगर पेमेंट का तकाजा करते हो, वो तुम्हें पेमेंट नहीं देता, तो इसका मतलब ये है कि अब तुम कंडीशनल नहीं कर रहे, ये अनकंडीशनली है। जो कंडीशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई थी, अगर आप टेंडर करते वक्त उस कंडीशन का तकाजा करते हो तो इससे टेंडर अनकंडीशनली रहता है। तुमने कोई नई कंडीशन या नई पाख नहीं लगानी। अब मैं अगर तुम्हारे पास सामान लेके गया और तुम वो सामान नहीं ले रहे, मिसाल के तौर पे पिज्जे वाले को आपने ऑर्डर किया, वो पिज्जा लेकर आया, अब आपका उससे एग्रीमेंट क्या है कि डिलीवरी के वक्त वो तुम उसे पेमेंट दे दोगे। तुम उसे कहते हो डिलीवरी दे जाओ, पेमेंट नहीं दूंगा, तो भाई उसने तो टेंडर कर दिया। अब उसने तुमसे रकम लेनी थी, तकाजा रकम का उसने नाजायज नहीं किया, तुमसे उसने रकम का तकाजा बिल्कुल जायज किया। ये तुम्हारा कसूर है कि तुम उसको पे नहीं कर पा रहे। अब तुम ये कह दो कि जनाब ये टेंडर नहीं है, चूंकि निशान साहब ने कहा था अनकंडीशनल, और भाई ये अनकंडीशनली है क्योंकि ये जो कंडीशन रकम देने की थी ये तो तुमने उसके साथ पहले तय कर ली थी, ये तुम्हें देनी देनी थी। तो वो कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट होकर आई है, तुम उसका उसकी बात कर सकते हो, उसके अलावा तुम कोई और कंडीशन नहीं लगा सकते। इससे अगर कोई कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में है और उसके वो तकाजा करता है, तो उससे मुराद ये है कि अभी भी टेंडर क्या है, अनकंडीशनली है। प्रॉपर टाइम, तुमने टेंडर प्रॉपर टाइम पे करना है। मतलब तुम्हें अगर तुम्हें पता है मिल 6 बजे बंद हो जाती है, तुम्हें पता है बैंक 6 बजे बंद हो जाता है, तुम 8 बजे बैंक के बाद जाके खड़े हो जाओ कि जनाब मुझसे पैसे ले लो, मैं बिजली का बिल देने आया हूं। कौन लेगा? गार्ड तो पैसे नहीं लेगा। तो टेंडर जो है इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी एट द प्रॉपर टाइम, इट मस्ट बी एट द प्रॉपर प्लेस एंड द प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर प्लेस, तुम पैसे देने हैं, तुमने बिजली का बिल जमा करवाना है और तुम कॉलेज आ गए हो, तो कॉलेज तो नहीं पैसे ले सकता। ऐसे ही तुमने तुमने पैसे देने हैं मैम शाजिया को और तुम यासीन के साथ खपते रहोगे, सर यासीन तो ले ही नहीं रहा पैसे। इट मस्ट बी एट द प्रॉपर प्लेस, एट द प्रॉपर टाइम, एट द प्रॉपर फॉर द प्रॉपर पर्सन। तो ये तीनों कंडीशंस का होना मस्ट है कि आप जिस शख्स को टेंडर कर रहे हो वो प्रॉपर पर्सन हो, आप जिस वक्त और जिस जगह के ऊपर टेंडर कर रहे हो वो बिजनेस के मुताबिक मुनासिब जगह हो। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, आप अगले शख्स को इस बात की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो कि वो उस चीज को एग्जामिन कर सके। एग्जामिन से मुराद ये नहीं है कि वो पिज्जा का पीस खोले और खा के बताए कि इसका टेस्ट ठीक है कि नहीं। उससे मुराद ये है कि अगर तुमने 3 पिज्जे मंगवाए हैं तो वो ये कहे, आपका ये हक जरूर बनता है कि भाई मुझे दिखाओ कौन से 3 पिज्जे लेकर आए हो, वो 3 पिज्जे गिन लो, कहीं 2 तो नहीं है, ड्रिंक है कि नहीं है। अगर वो आपको टेंडर कह रहा है मैंने आपको ऑफर टू परफॉर्म कर दी, तो आपके पास इतनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप ये एग्जामिन कर सको। ये नहीं कि मैं खा के बताऊंगा पसंद आया कि नहीं आया, तू 2 घंटे बैठ ऐसी रोटी खा ली तूने फिर पैसे देने नहीं। आप चीजों को गिन सकते हो, तादाद चेक कर सकते हो, क्वालिटी को इंस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप उन चीजों को अपने मुताबिक इस हद तक एग्जामिनेशन का हक रखते हो। अगर वो आपको एग्जामिन नहीं कराता तो फिर टेंडर नहीं हुआ। याद रखिएगा टेंडर हमेशा होल ऑब्लिगेशन का होता है। ये नहीं है कि वो पिज्जा और बोतल लेकर आया, आपने कहा पिज्जा रख दो बोतल वापस ले जाए, नहीं। टेंडर जब हो रहा है तो वो पूरी अमाउंट का हो रहा है और पूरी चीजों का हो रहा है। इसी तरीके के साथ अगर मैं आपके साथ टेंडर कर रहा हूं और मुझे उसमें 4 चीजें लेके आनी थी और मैं 3 चीजें लेके आता हूं, तो ये टेंडर नहीं है। टेंडर एक्सेप्ट भी कंप्लीट होता है और टेंडर किया भी पूरी क्वांटिटी का जाता है। हाँ, अगर कोई माइनर डेविएशन है,
कोई बहुत ही छोटी सी डेविएशन है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनर डेविएशन नहीं है, 5 में से आप 3 चीजें लेकर आए हो, तो मेरा राइट बनता है कि मैं रिफ्यूज कर दूं, तो ये वैलिड टेंडर नहीं होगा। और फिर अगर हम पैसों की बात कर रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ मनी है, द फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, वो अगर आप पैसे पूरे उतने फिक्स दे रहे होंगे, फिर ही टेंडर होगा। यहां पर हम फिक्स अमाउंट को हमने बड़ी क्लैरिटी से बात कर ली, अमाउंट मस्ट बी फिक्स्ड। ये नहीं कि मैंने आपसे 76,000 लेना था और आप मुझे 24,000 रुपया दे के कहें जी 24,000 रुपया एडजस्ट कर लो। नो, अगर 76 की बात हुई है तो आपको 76,000 ही की पेमेंट मुझे पे करनी पड़ेगी। तो क्या सीखा हमने? ये सीखा कि टेंडर के लिए जरूरी है, टेंडर के लिए जरूरी है कि टेंडर अनकंडीशनल हो। लेकिन अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई शर्त लिखी हुई है और उसको हम तकाजा करते हैं, वो अनकंडीशनल ही रहेगा, इससे हम उसे कंडीशनल नहीं कहेंगे। प्रॉपर टाइम पर हो, प्रॉपर प्लेस पर हो, प्रॉपर पर्सन से हो, अगले बंदे को इतनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे के वो इनको एग्जामिन कर सके, हम अपनी पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे हो। अगर बहुत थोड़ा सा माइनर अमेंडमेंट है तो वो किया जा सकता है। और अगर रुपए पैसे की बात है तो एक एक रुपया जो है वो हमें टैली कराना पड़ेगा। अगर ये सब बातें अगर ये सब बातें हमारे ऑफर टू परफॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, अगर ये सब बातें हमारी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में एग्जिस्ट करती हैं, अगर ये सब बातें हमारे टेंडर में एग्जिस्ट करती हैं, तो हम फिर कहेंगे कि हमारा टेंडर जो है वो वैलिड है। फिर ये टेंडर परफॉर्मेंस के इक्वल है, फिर ये टेंडर उतना ही मुअस्सर है जितना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, फिर हम इसको परफॉर्मेंस कहेंगे। और अगर एक पार्टी जो है वो अपने आप को डिसेबल कर देती है, तो फिर कहता क्या है? व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म, डिसेबल्ड हिमसेल्फ ऑफ परफॉर्मिंग द प्रॉमिस एंटायरिटी, द promisee may put an end to the contract unless has signified by the words or conduct his willingness in continuance। इसका टेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक सेपरेट क्लॉज है जो यहाँ पे घुसाई हुई है। अगर एक शख्स, एक पार्टी जो है उसने अपना कोई काम परफॉर्म करना था और वो काम परफॉर्म नहीं करता, तो आपके पास इस बात का राइट है कि आप उसके मुआहदे को कैंसिल कर सकते हैं, तावक्ते के आप उसको फ्यूचर में आगे लेके चलने पर बाहमी रजामंदी शो ना कर दें। आपके लिए मैंने कहा था कि जनाब मैं मंडे को आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा, ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा। अगर मैं मंडे को पढ़ाने के लिए नहीं आता, तो इसका मतलब मैंने अपने आप का अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, जो पेमेंट एडवांस दी हुई वापस ले लें। हाँ, अगर मैं ट्यूसडे को पढ़ाने के लिए आता हूँ और आप कोई तकाजा नहीं करते, आप इस बात को समझते हैं कि मंडे को नहीं आए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कंटिन्यूअस के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, क्लास अटेंड कर ली। अब ये नहीं है कि क्लास अटेंड करने के बाद कहेंगे जी आप मंडे को क्यों नहीं आए थे। तो भाईजान, अगर किसी शख्स ने पार्ट ऑफ, बिल्कुल ऐसे ही आपको किसी ने, आपने आपने खाना मंगवाया और उसने कहा कि पेप्सी ले आओ, वो पेप्सी के बजाय सारी 7 अप की बोतल ले आया है, तो या तो वहीं पर रिफ्यूज कर दो, आपसे कहो कि भाई 7 अप ले जाओ, मैंने तो पेप्सी मंगवाई थी, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप 7 अप पी लेते हैं और आधी आधी आपने 7 अप गरक कर लिया और अब कहते हैं ओए ये तो 7 अप है, तो भाईजान अब आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। अब आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, चूंकि आपने 7 अप को पी के इस बात की एक्सेप्टेंस दे दी कि मुझे ये कबूल है। तो ये जेनेरिक हमारी बात है कि अगर कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट अपना काम, अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती, तो फिर दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। लेकिन अगर उसने उस चीज को कंटिन्यू करने की एक्सेप्टेंस दे दी, तो फिर वो कैंसिल नहीं हुआ बल्कि वो कंटिन्यू हो गया। यहां पर उसने हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है सिंगर की। अच्छा, ये जो सिंगर की एग्जाम्पल है ना, ये बहुत सारी जगहों पर बार बार आएगी, तो मैं एक दफा आपको ये सिंगर की एग्जाम्पल समझा देता हूं। और ये सिंगर की एग्जाम्पल जो इसने लिखी हुई है, मैं आपको इस सिंगर की एग्जाम्पल के सारे जितने भी इसके डायमेंशन है ना, वो सारे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। हुआ क्या, जरा मेरे से मेरी कहानी सुनिएगा। वो एक सिंगर है और उस सिंगर को हमने कहा कि तुम हफ्ते के अंदर 7 दिन मेरे पास यहाँ पर गाओगे, और तुम्हें 7 दिन जो तुम यहाँ पे गाओगे, तुम्हें 100 रुपया पर नाइट मिलेगा, और हम तुम्हें हर हफ्ते में 700 रुपया दिया करेंगे। अब क्या हुआ, वो सिंगर 5 दिन लगातार आता रहा, छठे दिन उसने छुट्टी कर ली। अगर उसने छठे दिन छुट्टी कर ली, तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। जब वो 7वें दिन आता है, तुम उसको रिफ्यूज कर दो। उसे कहो भाई ये पकड़ो अपने 5 दिन के पैसे, तुमने छठे दिन नहीं आए, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, भाग जाओ, तुमने एक्सेप्टेंस, मैं तुम्हें आगे नहीं चलाना चाहता, क्योंकि तुमने अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस ब्रीच कर लिया। ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि तुमने उसको घूर के देखा और उसे कहा कि तुम गाना गा लो। अब इसका मतलब है कि तुमने उसको घूर के देख के गाना गाने की इजाजत दे दी, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अब तुमने उसके साथ एक्सेप्टेंस फॉर कंटिन्यूअस कर ली। अब तुमने क्या किया? तुमने उसके साथ एक्सेप्टेंस फॉर कंटिन्यूअस कर ली। तो अब तुम उसको 7वें दिन के बाद इस बात पे नहीं निकाल सकते
कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें छुट्टी की थी, कि अगर तुमने रोकना था तो उसको 7वें दिन रोकते, अब तुम उसको किस बात का रोक रहे हो? तो जनाब यहां पर वो ये बात कहना चाहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स था और उसने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, तो तुम उसको ममानियत कर सकते हो। जिस तरह मैंने सिंगर की बात कही, छठे दिन अगर वो एब्सेंट था तो तुम्हारे पास इस बात की इजाजत थी कि क्योंकि वो छठे दिन छुट्टी पे चला गया, यू कैन पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। लेकिन लेकिन अगर तुम्हारे पास वो छठे दिन नहीं, वो एब्सेंट हुआ और 7वें दिन तुमने उसको गाने दिया, तो अब कहता है यहां पर तुमने क्या किया, यहां पर तुमने उसको सिग्निफाई कर दिया ऑफ हिज एक्विescence इन कंटिन्यूअस, कि ठीक है तुमने जो गलती की मैंने माफ किया, तुम इसको आगे लेके चल सकते हो। और अब यहां पर जाके तुम उसके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं कर सकते, तुम उसे कैंसिल नहीं कर सकते, कोई डैमेजेस नहीं मांग सकते। यहां पर मैं फिर क्लियर कर दूं, हम इस सिंगर की एग्जांपल को अगर लेके चलते हैं, ये क्या किया हुआ भाई, क्या चल रहा है, इसको बंद करो, मुझे स्लाइड चाहिए। क्या है ये, लिख लो इसके ऊपर। सिंगर की इसी एग्जांपल के ऊपर हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। इसके ऊपर पहली बात, जब छठे दिन वो हमारे पास नहीं आया तो हमने उसको रिफ्यूज कर दिया, नो प्रॉब्लम, हमारा काम ओके हो गया, ठीक है जी। वो छठे दिन केस ए में हमने क्या कहा कि वो सिंगर जो था, हमने कहा केस ए के अंदर कि वो 5 दिन आया, फिर 5 डेज वो आया, ठीक है ओके। 6th डे एबसेंट हो गया, हमने कहा 7 डे हमने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो कोई मसला नहीं, 5 दिनों के पैसे देंगे, अल्लाह ला खैर सल्ला। हमने केस बी में क्या कहा, हमने केस बी में कहा 5 दिन वो आया, छठे दिन वो एबसेंट हो गया और 7वें दिन हमने उसको अलाउ कर दिया, तो भाईजान अब आप उसको ना कोई पेनल्टी डाल सकते हैं, ना उसको कुछ और, सिर्फ छठे दिन के पैसे काट सकते हैं। बाकी आप अब उसको कैंसिल करने का हक नहीं रखते, ये कह के कि तुमने अपने आप को छठे दिन क्यों एब्सेंट किया था। तीसरी भी बात सुन लें, 5 दिन वो आया, छठे दिन वो एब्सेंट हो गया, 7वें दिन आपने उसको बताया कि चूंकि तुम एब्सेंट हुए हो, मैं तुम्हें 100 रुपए की पेनल्टी डालूंगा चूंकि मेरे कल ग्राहक वापस चले गए हैं, अगर तुम्हें ये ओके है तो फिर तुम आज के दिन परफॉर्म करो। उस पेनल्टी का जिक्र जो तुमको छठे दिन का नुकसान हुआ था, तुमने उससे पहले कर दिया। अगर वो इस बात पे एग्री होके परफॉर्म कर लेता है तो आप पेनल्टी ले सकते हैं। तो यहां पर आप पेनल्टी लेने का हक रखते हैं, यहां पे पेनल्टी लेने का हक नहीं रखते। मैं फिर से तीनों केस बता रहा हूं, 5 दिन वो सिंगर आया पहले केस में, छठे दिन एब्सेंट हुआ और 7वें दिन तुमने उसको काम करने से रिफ्यूज कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तुम कर सकते थे, क्योंकि तुमने उसको कहा कि तुम्हारे ना आने से मेरा नुकसान हुआ है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो यू कैन रिफ्यूज, ये बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं। दूसरे केस में 5 दिन आया, छठवें दिन वो एब्सेंट हो गया, 7वें दिन जब वो आया तुमने उसको कुरी डाली लेकिन उसे कुछ कहा नहीं, उसने गाना गा लिया, उसने अपना काम परफॉर्म कर लिया, ठीक है, तुम छुट्टी वाले दिन के पैसे काट लो, लेकिन तुम अगर उसको आखिरी महीने में जाओ, आखिरी दिन कहो कि तुम्हारे 1 दिन के पैसे तो मैंने काटने थे, तुम्हें मैंने 100 रुपए का जुर्माना भी किया है, अब तुम उसको जुर्माने की बात नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। तीसरे केस में मैंने क्या कहा, 5 दिन गाना गाया, छठे दिन एब्सेंट हो गया, जब 7वें दिन आया तुमने उसको सिर्फ गाने नहीं दिया बल्कि रोक लिया, तुमने कहा बात सुनो, तुम चूंकि छठे दिन नहीं आए, मैं तुम्हें 100 रुपए की पेनल्टी भी डालूंगा, तुम्हें छठे दिन के तो पैसे मिलने ही नहीं है, तुमने काम नहीं किया, लेकिन तुम्हें 100 रुपए की चट्टी पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी, फिर तुमने अगर अब गाना है तो गा लो। उसने कहा जी चलो कोई मसला नहीं, ठीक है, अगर उसने यहां पर हाँ कर दी, अब अगर वो परफॉर्म करता है तो तुम फिर पेनल्टी चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज तुम पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते। मेरी एग्जांपल याद रखिएगा, ये बहुत सारी जगहों पे आएगी, इसलिए क्योंकि यहां पर भी वो जब केसेस में बात करेगा तो ये बहुत सारी जगहों पर ये आपके सामने बात आएगी, जो मैंने पेनल्टी वाली बात आपसे की है। तो जनाब ये था हमारे पास फैक्ट ऑफ रिफ्यूजल, कि हमारे पास अगर कोई शख्स परफॉर्म नहीं करता तो हमने कहा कि अगर हमारा कोई भी पार्ट परफॉर्म नहीं करता तो प्रॉम्सी के पास इस बात का राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। जनाब मुआज। जी सर मुआज। आपने ये बताया, सर आपने ये वो जो थर्ड केस है ना उसमें आपने ये कह दिया
कि अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है पेनल्टी डाल दो हाँ जी। और मैं ये कंटिन्यू करूंगा। हाँ, सर अगर वो सर अब यहाँ पे इसी वाले केस में वो वो क्या कहें, इनकार कर दे तो फिर खत्म हो जाएगा। और सुन लो सर ना, सर सर हौसला और कर। पेनल्टी ओए करके एक फिर मिनट ठहर डैमेज जा ना, एक मिनट ठहर जा। वो इनकार कर देगा तो हम इधर आ जाएंगे। अब चल कार चल, खत्म। मैंने क्या कहा कि तुमने अगर फ्यूचर में गाना है तो मैं तुम्हें पेनल्टी डालूंगा। उसने कहा जी मैंने नहीं पेनल्टी लवानी। क्या भाई रिफ्यूज करता, तू कार चला जा। पहले वाले केस पे आ गए हम। अंडरस्टूड सी बात है। नहीं मानता ना मियां बीवी, जब क्या कहते हैं, क्या करेगा काजी अगर मियां बीवी राजी, अगर दोनों नहीं राजी हुए इस बात के ऊपर तो फिर क्या करें। ठीक है मैंने सर पहले 5 दिन वाले केस आपको पे आ पढ़ाया, 6ठे दिन मैंने छुट्टी कर ली। मैं 7 दिन आया, आपने कहा निशान साहब पार्टी पड़ गई। मैं कहा मैं तो नहीं पार्टी दूंगा। आपने कहा फिर हमने नहीं पढ़ना। मैं कहा दफा हो, गल मुक। पार्टी समझ आ गई सर बात। हम वाकई पार्टी नहीं दे रहे। कतन नहीं पार्टी दे रहा पुत्र, और खास तौर पे तुम्हें। अच्छा जी आगे चलें बात को, ये बात क्लियर होगी मेरा ख्याल है जनाब। हमारे पास कौन कौन से लोग हैं जिनको परफॉर्म करना है। वो कहता है जनाब पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। जिस कौन किस किस की जिम्मेदारी है। प्रोमिजर खुद भी परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिजर का एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिजर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिजर के बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है। और अगर एक से जायद प्रोमिजर है तो उन्हें हम ज्वाइंट प्रोमिजर्स कहते हैं। उनमें से भी कोई एक शख्स परफॉर्म कर सकता है। परफॉर्मेंस डिमांड कौन कर सकता है। प्रोमजी डिमांड कर सकता है, प्रोमजी का एजेंट डिमांड कर सकता है, प्रोमजी का रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकता है लीगल, प्रोमजी के बिहाफ पर थर्ड पार्टी डिमांड कर सकती है। और अगर एक से ज्यादा लोगों के साथ आपने प्रॉमिस किया है तो कोई भी ज्वाइंट प्रोमजी आपसे डिमांड कर सकता है। और अब फिर इस बात को उसने यहां पर एक्सप्लेन किया है वन बाय वन करके। जनाब प्रोमिजर, प्रोमिजर वो है जो पार्ट ऑफ प्रॉमिस है। तो अगर मैं और आप पार्ट ऑफ प्रॉमिस हैं, हु कैन परफॉर्म। मैं क्लास में हूं, मैं आपको 10 मिनट पे कॉल करता हूँ। ये 1 मिनट म्यूट करना जरा फिर इसको।
अच्छा जी, सॉरी यार, एक अर्जेंट कॉल आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो लोग हैं जिनको परफॉर्म करना है, हु कैन परफॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये डिस्कशन जो है ये लेके चलनी है। मैं सब चेक कर लूँ कि हम इसको आज कंक्लूड कर सकेंगे कि नहीं। मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा, हम इसको कंक्लूड कर सकेंगे कि नहीं। अबूजर, मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा बेटा, रेज हैंड अगर खत्म कर दे तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए बात करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमने करना है तो फिर ये क्वेश्चन लेते हैं। हमने फिर यहाँ तक आज कंक्लूड किया, बाकी बात कल लेके चलेंगे। ले जी अबूजर क्वेश्चन है, फिर बात कंक्लूड करते हैं जी। अबूजर, बात लंबा आर्टिकल है वो पूरा खत्म नहीं होना जी। अबूजर आप पूछिएगा। सर मैंने यही कहना था कि जो आपने लास्ट टॉपिक पे है ना, पर्सन हु कैन परफॉर्म एंड डिमांड परफॉर्मेंस, हाँ सर ये नेट का काफी इशू आ रहा था बच्चों को, मेरा भी नेट का प्रॉब्लम बेटा, था मैंने तो अभी तो पढ़ाया ही नहीं है। तो सर इसमें आप कुछ नहीं पढ़ाया अभी? नहीं, मैंने तो अभी सिर्फ ये बताया, पर्सन हु कैन परफॉर्म उनके नामों पे टिक लगाए हैं, एंड पर्सन हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस उनके नामों पे टिक लगाए हैं। ये तो अभी पढ़ाना है। मेरी आवाज तो बंद है, मैं तो अभी फोन पे था, मैं तो नहीं आपसे सर, उससे बात। पहले मेरा नेट 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 का ठीक इशू है, आ रहा था मैंने सर। अभी यहाँ से बात शुरू करनी है, मैंने अभी नहीं की, तो ठीक इसको है हम सर, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट पीछे लेक्चर वाला में क्लियर। करेंगे। ठीक है ठीक है हमजा सर। जी, हमजा। सर मेरा टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में से एक क्वेश्चन है कि हाँ, जो प्रोमिसर है वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू नहीं कर सकता? प्रोमिसर किस काम के लिए सू नहीं कर सकता? कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस ही कीजिए, मतलब वो जो गुड्स है वो एक्सेप्ट करे और मुझे पे करे। वो हम जब आगे जाएंगे ना तो वो रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज में आएगा कि वो क्या क्या कर सकता है। अभी रेमेडीज पे नहीं जाना कि वो क्या नहीं कर। पहले तो बात सिर्फ ये समझिए कि उसकी परफॉर्मेंस हो गई, अभी तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अगले ने एक्सेप्ट नहीं की तो वो उसे कहेंगे कि ब्रीच हो गया ना, तो फिर वो ब्रीच की रेमेडीज में जाएंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, जी, ये ओके सेकंड बुलेट में लिखा हुआ था ना कि प्रोमिसर में सू द प्रॉमिस फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड क्लेम। बेटा, वो उसमें ये बात लिखी हुई है कि मैंने आपको टेंडर किया था, आपने मेरा टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया, तो कल मुझ पे आप केस नहीं कर सकते कि मैंने परफॉर्म नहीं किया। वो ये बात कर रहा है। हेलो, नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा है कि मे सू द प्रॉमिस। यार तुम बात नहीं समझ रहे, तुसी लोग जुमले नु पुठा पढ़ के चल। अब बंद करिए यार एक मिनट। हाँ जी, अब क्या कहना चाह रहे हैं? सर जो सेकंड बुलेट है वहाँ पे लिखा है बेटा, प्रोमिसर प्रोमिसर promisee। तो यार तुम प्रोमिसर और प्रोमिसर की बात कुछ और है यार। मतलब मैंने टेंडर टू परफॉर्म किया है, आप प्रोमिसी हो, आपने नहीं काम किया, तो मैं आप पर मुकदमा कर सकता हूं कि तुमने परफॉर्म नहीं किया इसके अगेंस्ट, या डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं कि तुमने परफॉर्म नहीं किया, मुझे पेनल्टी पे करो। जी सर, इसी से क्वेश्चन पूछता था कि हाँ जी, वो इसी की इसलिए नहीं बात कर रहा हूं कि कर तुमने मुझे, मैंने आपको ये बात कही कि मैं तुमसे नॉन परफॉर्मेंस या डैमेजेस दोनों की बात कर सकता हूं। अब ये नॉन परफॉर्मेंस में ये कहना कि उसको मजबूर किया जाए कि तुम ये मस्ट परफॉर्म करो, मैंने कहा बेटा ये रेमेडीज हैं। मैंने यहां पर नॉन परफॉर्मेंस को पेनल्टी तक बात कंक्लूड कर दी, मैं रेमेडीज में नहीं गया। तो मैंने कहा कि प्रोमिसर और लफ्ज क्या है, मे सू। इसलिए मैंने इसकी बहुत तशरीह नहीं की कि इसका पूरा आगे आर्टिकल है ब्रीच के ऊपर क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, तो वहां जाके ये बात समझ में आ जाएगी। हमने ये बात कर ली कि तुम एज अ प्रोमिसर जब परफॉर्म कर लेते हो तो तुम उसको डैमेजेस या नॉन परफॉर्मेंस के अगेंस्ट सू कर सकते हो। सू किस चीज का करना है? सू डैमेजेस का। नहीं, मैंने कहा तुम उसको नॉन परफॉर्मेंस या डैमेजेस, या तुम उसको नॉन परफॉर्मेंस का सू कर सकते हो या डैमेजेस का कर सकते हो। नॉन परफॉर्मेंस में क्या सू करना है ये नहीं बताया, ठीक, क्योंकि ये ब्रीच में जाकर पता चलेगा। वहां पर नॉन परफॉर्मेंस में इंजंक्शन भी होती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी होती है, आपकी कैंसिलेशन भी होती है, बहुत सारे आपको वहां पर दिए हुए हैं कि तुम क्या क्या सू कर सकते हो। तो जब आगे जाएंगे तो फिर इसकी तशरीह और फर्दर हो जाएगी। ठीक है, ओके। ओके जी, पूछिएगा और किसका क्वेश्चन रेज हैंड किसका? हमजा का, हमजा, अकबर, खत्म हो गया, अकबर खत्म। ओके जी, देन इट्स ओके जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह ताला यहां से बात कर लेके चले।